मेरे फादर दिल्ली में आए। दिल्ली में जब वो आए तो वो बताते थे अपने बारे में कि मैं 7 दिन इंडिया गेट पर रहा, क्योंकि रहने की कोई जगह नहीं होती थी। उस टाइम इंडिया गेट में लोग सो जाते थे। 12th पास करी, कॉलेज हम पढ़ रहे थे। कॉलेज के दौरान घर की ऐसी स्थिति थी कि मुझे जॉब करनी पड़ी। तो मैं उस टाइम नौकरी कर रहा था। मुझे आज भी याद है, मैं कोरियर ब्लू डार्ट एक कंपनी थी, कोरियर की नौकरी करता था। तो आर्मी की तैयारी करते करते पता नहीं कब मैं राजनीति में मैंने एंटर करा और कब और ये चीज़ें होती गई फिर। और बाकी जब खाली समय में मुझे कुकिंग का शौक है, मैं खाना बना लेता हूँ बहुत अच्छा। आनंद आता है मुझे गौ की सेवा में। कि अमित शाह जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है, वहाँ की उनकी सोच चालू होती है। कि होम मिनिस्टर साहब का फोन आया, मैंने उठाया तो उन्होंने बोला होम मिनिस्टर साहब बात करेंगे। तो मेरे पैर से होती है जैसे धरती निकल गई हो। मेरे आइडियल, मेरे आदर्श मेरे प्रधानमंत्री जी है। मैंने उनसे सीखा कि संघर्ष से निकलकर किस तरह से राजनीति में आकर देश की सेवा करी जाती है। जो डिसीजन, जो बोल्ड डिसीजन देश की उन्नति के लिए, और जो आज हम टॉप 4 की जो अर्थव्यवस्था में जो आए हैं, उनके दृढ़ संकल्प से मैंने सारे पार्कों में शाम को जितने भी नशा लोग करते थे उनको तुरंत पुलिस की सहायता से उन्हें जेल में बंद कराया। कई काम मैंने ऐसे किए तो मुझे उनमें गर्व महसूस होता है कि 100 से ज्यादा दुकानों का मैं नाम चेंज करा दिया। तो रात के 3 बजे से जिद्दोजहद कर रहा और 6 बजे तक और डटे रहा और मंदिर को तोड़ने नहीं दिया। और तीनों मंदिर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी तोड़ने की। जब आप विधायक और पार्षद बनते हैं तो आपको जनता के हित में फैसले लेने ही होते हैं। वो बोल्ड डिसीजन मैंने लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आज हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जो करोड़ों युवाओं की पसंद बन चुके हैं। राजनीति में अपना भविष्य देखने वाले युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो कौन है वो? आइए सबसे पहले उनका संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखते हैं। रविंद्र सिंह नेगी एक भारतीय राजनीतिक नेता हैं जो दिल्ली विधानसभा में पटपर्गंज क्षेत्र से विधायक हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में वो विधायक चुने गए। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी खूब चर्चा रही, जब उनके प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों का चेहरा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जीत के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। रविंद्र सिंह नेगी अपनी सक्रियता और जनसंपर्क से अपनी विधानसभा ही नहीं बल्कि राजधानी की राजनीति में भी काफी लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। दिल्ली की जनता उन्हें प्रेम से रवि कहकर पुकारती है। तो राजनीति के क्षेत्र के सूरज यानी रवि नेगी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सवाल तो आपसे अनेक हैं, लेकिन पहला सवाल आज मेरा आपसे यही है कि पहाड़ से दिल्ली तक आपने कई बार यात्राएं की होंगी, लेकिन कभी सोचा था कि देश की राजधानी दिल्ली ये मेरी कर्मभूमि बन जाएगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं सोचा। और पहाड़ का व्यक्ति दिल्ली में आता है तो संघर्ष करता है, और वो संघर्ष मेरी पिछली पीढ़ी ने किया। मेरे फादर दिल्ली में आए और मुझे आज भी याद है 1970 के दशक में फादर दिल्ली में आगमन हुए। और दिल्ली में जब वो आए तो वो बताते थे अपने बारे में कि मैं 7 दिन इंडिया गेट पर रहा, क्योंकि रहने की कोई जगह नहीं होती थी। उस टाइम इंडिया गेट में लोग सो जाते थे, और उसी से ही संघर्ष हमारा चालू हुआ जीवन का। और पिताजी ने बड़ा संघर्ष करके छोटा सा आशियाना बनाया। फिर 78 में मैं पैदा हुआ यही दिल्ली में ही। और दिल्ली में जो एक गरीब के परिवार की जो संघर्ष की कहानी होती है, कुछ मिलती जुलती कहानी मेरी भी वैसी है। मतलब संघर्षों से आपने बहुत कुछ सीखा। और कहते हैं ना कि परिवार जब संघर्ष कर रहा होता है, विशेष रूप से जब पिता को संघर्ष करते हुए एक बेटा देखता है, तो लगता है कि दुनिया की सारी जो खुशियां हैं ना वो पिता के कदमों में लाकर रख दे। आज के समय में अब तो आप विधायक बन गए हैं, घर वाले परिवार वाले सभी प्रसन्न होंगे आपसे। लेकिन ये बताइए कि राजनीति में आना है ये आपने कब सोचा, या राजनीति ने ही आपको चुन लिया? ये इसके पीछे भी कहानी है। जब हम संघर्ष के दिनों में जब पिताजी दिल्ली आए थे तो एक मकान में हम रहते थे। बहुत गरीब व्यवस्था थी, खाने के भी लाले रहते थे, और पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, पढ़ाई के भी साधन बहुत कम थे। और अस्पताल में इलाज के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता उस जमाने में, मतलब बड़ी
बुरी स्थिति थी, उस संघर्ष से मैं निकला। तो बचपन से ही मेरे मन में एक ये थे कि जिस हालत में मैं हूँ इसके लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा होकर करना है। तो एक बचपन में, एक बाल्यकाल में एक बच्चे के मन में जो एक चीज आ जाती है कि यार इतनी गरीबी से हम निकले हैं, कुछ कभी कुछ बने तो जरूर कुछ इस गरीबी के लिए कुछ करना है। तो एक मन में मेरे भी आया है बचपन से ही। और उसके बाद फिर बाल्यकाल से आरएसएस की शाखाओं में जाते थे, एक देशभक्ति का भाव भी था। और स्कूल में भी एनसीसी में था मैं, तो मुझे लगता था कि कुछ देश के लिए और देश के लोगों के लिए कुछ करना है। तो जैसे जो बड़ा हुआ तो वो देश के प्रति एक भाव आया। और कॉलेज की राजनीति करी, एबीपी से निकला और निकल के फिर युवा मोर्चा की राजनीति पहले स्टार्ट करी। और संघर्ष ने सिखाया कि नेता बन के लोगों की सेवा करो। और यही माध्यम था कि मैंने पॉलिटिक्स चुनी। मुझे लगा कि सेवा ही करनी है तो कम से कम उस सिस्टम में हम आ जाएं जिस सिस्टम से जनता का भला हो। तो उस सिस्टम में आके हम नेता बने और आज उसी सिस्टम में रहकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जब आप आरएसएस में पहुंचे तब आपके मन में अपने देश की भक्ति के जो भाव हैं वो जागृत हुए कि देश की सेवा करनी है और मुझे राजनेता बनना है। लेकिन कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं या जहां हमारी मंजिल है, हमें यहाँ पर जाना है और हम पहुंच भी जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं, अभी जीवन में कुछ और चाहिए, काश ये कर लेते तो और अच्छा होता। मतलब जीवन में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो नहीं होता है। हमेशा हमें लगता है कि नहीं यार, आज पॉलिटिशियन है, काश मैं आर्मी में होता तो कुछ और अच्छा होता, काश मैं पुलिस में होता तो कुछ और होता। क्या इस तरह के भाव कभी मन में आते हैं या संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ, पर मुझे ये लगता है कि जब मैं संघर्ष के दौरान, जब 12th पास करी, कॉलेज हम पढ़ रहे थे, कॉलेज के दौरान घर की ऐसी स्थिति थी कि मुझे जॉब करनी पड़ी। तो मैं उस टाइम नौकरी कर रहा था। मुझे आज भी याद है, मैं कोरियर, ब्लू डार्ट एक कंपनी थी, कोरियर की नौकरी करता था। तो एक कंधे में थैला उठाकर लोगों के घर डाक पोस्ट देना, फिर ऑफिस आना, एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। तो उन दिनों मुझे लगता था कि बचपन में एक ख्वाहिश थी कि लोगों की सेवा करना, पर एक मन में बहुत सा रहता था क्या कर रहा हूँ, ये क्या, मैंने सोचा था क्या हो रहा है। घर की स्थिति ऐसी थी कि जॉब करना बहुत जरूरी था। घर में साधन नहीं थे, सीमित साधन थे। पिताजी एक कमाने वाले थे और साथ में पिताजी की नौकरी तो सरकारी थी, पर सरकारी नौकरी के साथ साथ पिताजी को हमें पालने के लिए टेलर मास्टर की दुकान भी चलानी पड़ती थी, जिसमें वो धागा, सिलाई, कढ़ाई मशीन, माताजी भी हेल्प करती थी। और मैं भी छुट्टियों के दौरान, मुझे याद है छुट्टियों के दौरान सिलाई कढ़ाई का धागा लाना है, कहीं से कुछ सामान लाना, तो मैं दुकान में जाकर लेके आता था और फिर घर का काम होता था। तो ऐसी स्थिति थी, पर घर की पूर्ति करने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ी। जॉब में भी फिर मेरे अंदर एक चीज सी थी। तो मैंने एक दिन पिताजी से कहा कि मेरे से नहीं होता जॉब, मेरे को कुछ ऐसा करना है। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, आप आर्मी की तैयारी करिए, आपने देशभक्ति करनी है तो आर्मी की तैयारी करिए। तो मैं आर्मी की तैयारी में लग गया। तो आर्मी की तैयारी करते करते पता नहीं कब मैं राजनीति में मैंने एंटर करा और ये चीजें होती गई, फिर निकलते गए। मतलब आप के ऊपर अगर देखा जाए तो दोनों ही चीज में, चाहे आर्मी में जाते या फिर अब आप पॉलिटिशियन हैं, देश की सेवा करनी है, भारत माँ की सेवा करनी है, ये आपकी कुंडली में कह सकते हैं कि लिखा गया था और उसी तरफ आप बढ़ते गए, चलते गए। अभी जैसे आपने बताया कि माताजी पिताजी दोनों ने ही बहुत संघर्ष किया और आपको भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, अपनी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, पहली नौकरी आपने की, कुरियर बांटने तक का आपको कार्य करना पड़ा। तो पहली जॉब आपने कहाँ की और कितना वेतन उस वक्त आपको मिलता था? एक ब्लू डार्ट कंपनी थी कोरियर, मैंने वहाँ जॉब करी। तो उस टाइम मुझे आज भी याद है 2,500 या 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और हम लोग दिल्ली में दोपहरी में स्कूटर होता था और स्कूटर से हम दिल भर डिलीवरी का काम करते थे। सुबह एक बड़ा सा थैला हमारे कंधे में लटके जाता था और घरों में जाके लोगों को कोरियर देना, ऊपर 4-4 मंजिल में चढ़ के कोरियर देना। ये पहली नौकरी करी थी। तो इतने में तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता तो होगा, या वो लोग देते थे? वो पेट्रोल का भी मिलता था किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा। तो ऐसे दिल हमने देखे और उन्हीं दिनों से हमें लगा कि कुछ ऐसा करना है जो कम से कम हम ऐसे संघर्ष में रहे, जो और लोग हैं, जो जनता है, उसके लिए कुछ भला करें। तो इसीलिए उसी टाइम से मन में राजनीति का एक भाव आ गया था कि राजनीति में जाना है। और वो कॉलेज में जब गए, कॉलेज में पढ़ते थे और एबीपी में गए, उसके बाद युवा मोर्चा में गए, तो तभी से एक लाइन खींच ली कि भाई राजनीति ही करनी है।
कहते हैं ना कि जब सफलता आपको मिल जाती है तो आप अपने संघर्ष के दिनों को भूल जाते हैं। लेकिन आपके बारे में जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको संघर्ष के दिनों में भी देखा, उन्होंने आपको सफलता के दिनों में भी देखा, और आप जैसे थे पहले, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। पहले भी जनता के साथ जुड़े रहते थे, उनके हर सुख दुख में आपने साथ दिया। भले ही पैसों से आप मदद नहीं कर पाते थे, तो जो भी कार्य उनके लिए कर सकते थे आस पड़ोस के लोगों के लिए, वो आपने किया। लेकिन अब तो आप पूरा, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज, उसकी आप सेवा कर रहे हैं। वहाँ के तमाम लोग 24 घंटे आपका दरवाज़ा कभी भी खटखटा सकते हैं। जनता की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन परिवार को समय दे पाते हैं उतना या नहीं? झगड़ा होता है घर में कि आप सिर्फ दूसरों की सेवा करते हैं, मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि परिवार और राजनीति का तालमेल बना के रखूं। हाँ। और राजनेता हूँ और सेवा करना मेरा परम धर्म है, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है सेवा के लिए। तो सेवा तो पहले मेरा परम धर्म है, पर राजनीति को भी एक संतुलन बना के रखना, क्योंकि अगर आप परिवार में संतुलन नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं आपको राजनीति में डिस्टर्ब होता है। और मुझे लगता है कि दोनों का तालमेल बैठा के रखता हूँ, और परिवार के साथ मैं एक पिता भी हूँ, एक बेटा भी हूँ और एक पति भी हूँ। तो तीनों जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाता हूँ। और जब भी मुझे टाइम होता है तो मैं धर्मपत्नी को, मेरी गार्डनिंग का शौक है, पेड़ का शौक है, लगाने का शौक है, तो मैं उसके साथ नर्सरी निकल जाता हूँ और तरह तरह के अच्छे पेड़ खिलखिलाते हुए फूल के, तो उनके साथ लेकर मैं अपने घर में गार्डनिंग करती हैं। और जब समय होता है, मेरी 2 बेटे हैं और 2 मेरी भतीजियाँ हैं, कंबाइंड फैमिली है, तो चारों के साथ में बैठ के कभी उनसे पूछता हूँ क्या चल रहा है स्कूल में, कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या वो बताते हैं अपनी बातें। वो मेरे को ये बताते हैं कि पिताजी आपके बारे में हमारी मैडम कहती है कि आपके पिताजी रवि ने किया, तो कह रहे हमें भी लगता है उस टाइम कि पिताजी सही कर रहे हैं कुछ। तो वो बच्चे बताते हैं तो बड़ा उनके साथ आनंद आता है। तो तालमेल तो बैठा के रखता हूँ बच्चों के साथ। ठीक है, मतलब अभी जैसा आपने बताया कि आपकी जो पत्नी है वो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहती हैं, पेड़ पौधों का बहुत उनको शौक है, लेकिन आपको किस चीज़ का सबसे अधिक शौक है? मुझे शौक तो मुझे ये मेरे एक मन में रहता है कि किसी की जरूरत को मैं पूरा करूं, वो मेरा एक शौक है। जब मेरे को लगता है कि जब मैं रात को सोता हूं, मुझे लगता है वो फलानी वो आंटी मेरे पास आई थी, उसकी पेंशन लगनी थी, उसकी लगी थी लगी, रात को मैं सोचता हूँ। और अगले दिन मैं सुबह स्टाफ से पूछता हूँ वो आई थी नहीं आई थी, उनका हुआ नहीं हुआ काम, फलानी वो बच्चा आया था उसके घर में पानी की लाइन जोड़नी थी, वो जुड़ी नहीं जुड़ी। तो मेरा एक पेशेंस है कि यार ये हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, तो मैं इन कामों में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और बाकी जब खाली समय में मुझे कुकिंग का शौक है, मैं खाना बना लेता हूँ बहुत अच्छा, और प्योर वेजिटेरियन हूँ। और मुझे शौक है जब मुझे फुर्सत मिलती है तो बच्चों के लिए दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पुलाव इस टाइप का बना लेता हूँ। कुमाऊनी खाना बनाते हैं? कुमाऊनी खाना, हाँ, वो तो हमारा है ही, कुमाऊनी खाना है। हाँ, तो पहाड़ी खाना क्या क्या बनाते हैं आप? जैसे कड़ी जोही बोलते हैं जिसे उत्तराखंड में, और हमारी एक चुड़कानी होती है, भट की दाल होती है, एक घेत की दाल होती है, वो बना लेते हैं। एक मोजवा की रोटी होती है काली, जिसको आजकल प्रधानमंत्री भी प्रमोट करते हैं, विदेशों में उसका आटा जाता है, उसके बिस्किट बनते हैं, उससे कई आयुर्वेदिक लाभ मिलता है। तो ऐसे सब जो भी ट्रेडिशनल खाना है उत्तराखंड का, वो हमारे घर में बनता है। चलिए, आपने भोजन की बात की, तो आप परिवार का भी ध्यान रखते हैं, अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का तो ध्यान रखते ही हैं, इसके साथ ही गैया का भी मैंने सुना है आप बड़ा ध्यान रखते हैं। और सुबह सुबह पहली जो रोटी है खाने से पहले आप गाय को खिलाने जाते हैं, तो स्वयं अपने हाथों से उसको पकाते हैं या धर्मपत्नी जी बना के देती है? बिल्कुल। मैं पहले सोचता था कि जब घरों के आगे गाय के लिए रोटी लोग निकालते थे, हमारी परंपरा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गाय को माँ का रूप माना है, और प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि गाय के लिए पहली रोटी निकालनी हर घर में निकलती है। पर दिल्ली जैसे शहरों में वो रोटी गाय तक तो नहीं पहुंचती, पर घर के बाहर पड़ी रहती है। तो मेरे मन में एक दिन ख्याल आया, मैं 2016 की बात है, मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये रोटियां पड़ी तो है बाहर और गाय आती नहीं है, ये कहाँ जाएंगी। तो मैंने तभी एक गौग्रास सेवा मैंने बनाई, और उसमें मातृ रक्षा फाउंडेशन मेरी एक एनजीओ है, उसके माध्यम से मैंने गौग्रास सेवा करी, और उसमें पहली रोटी गाय के नाम। तो हर घर से ई रिक्शा लगाए और हर घर से एक रोटी मैंने कलेक्ट करी, और जो आसपास गौशाला है बड़ी, उस गौशाला में वो रोटी लेकर जाते हैं, और सुबह सुबह उसमें गाना बजता है कि गौ माता को रोटी दीजिए। मेरी एक अपील जलती है
कि आप गौ माता को रोटी दीजिए। तो लोग सुबह ही 8 बजे लोग घी में लगा के रोटी बड़े भाव से, बड़े चाव से लोग रोटी निकाल के रखते हैं और सीधा उसमें डालते हैं डब्बे में, और उसके बाद सीधा गौशाला जाती है। और बड़ा आनंद आता है मुझे गौ की सेवा में। और लोग मुझे आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे जो मुझे जानते भी नहीं, वो भी कहते हैं ये गाय वाले अंकल आ गए, गाय वाले अंकल आ गए। तो बड़ा फेमस हुई इसमें। वाह, मतलब आप तो ये बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि गाय के लिए रोटी बना भी देंगे तो वो कहीं ना कहीं कूड़ेदान में जाएगी, और इसलिए अक्सर गाय की रोटी लोग निकालते नहीं है। बड़ा अच्छा कार्य आपका ये मुझे यहाँ पर लगा। इसके अलावा नमो बुक बैंक भी आपने चलाया है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। बुक बैंक एक गरीब बच्चों के लिए जो किताबें नहीं ले पाते, कई सारी हेल्पिंग बुक होती है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, अच्छे अच्छे राइटरों के, वो 10th में आते हैं, उनको मिलती नहीं है, महंगी होती है। तो ऐसी किताबों को मैंने एक बुक बैंक बनाया, जिन बच्चों ने पढ़ लिया, किसी के घरों से मिल जाती है, कुछ हम लोग परचेज कर लेते हैं, तो जो बच्चा आता है उसको देते हैं, भाई इसको आप पढ़ो, अगले साल फिर वो हमें वापस करके जाता है, फिर अगली क्लास के लेकर जाता है। ऐसा एक बुक बैंक बनाया। उसके माध्यम से हम कई बच्चों को उसमें 12th की मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ऐसी ऐसी किताबें जो 1,000 रुपये 2,000 की होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और ये बुक बैंक हमने 2017 में बनाया, और इसके माध्यम से कई बच्चों को इसका लाभ मिला। जी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और वो परबतगंज विधानसभा से ही हैं या फिर कहीं बाहर से भी हैं। अगर पुस्तकें भेंट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे एमएलए कार्यालय में आ सकते हैं जी। और वहाँ हमारा एक बुक बैंक का एक स्टॉल है, आप वहाँ जाके दे सकते हैं, पूरा एंट्री करके आपको बुक ले लेते हैं और आपको बुक ले लेते हैं और आप दे सकते हैं आराम से। और अगर कोई स्वेच्छा से 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाना चाहे, क्योंकि मैंने सुना है कि करीब 200 बच्चों की जो पढ़ाई है वो आप अपने खर्चे से करा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर हमें समय मिलता है तो 1-2 घंटे हम ऐसे बच्चों को पढ़ा सकें, तो उसकी कोई व्यवस्था है? बिल्कुल, मेरे यहाँ बस्ती है। हाँ। और बस्तियों में ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसमें आप अगर आपको पढ़ाने की इच्छा है तो पढ़ा सकते हैं आप। वहाँ पे हमने जगह है हमारे पास अवेलेबल। और हमें बस्तियों में जो बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे राखी बांधती है, और बिल्कुल परिवार जैसा माहौल है, उनको मैं बिल्कुल जाता हूँ, जैसे घर का एक मुखिया होता है, मुखिया के तौर पे मैं जाता हूँ, उनसे सारी बहनों को बुला लेता हूँ। 20, 25, 30, 35 बहनें मेरी, वो आती हैं एक साथ। तो उनसे पूछता हूँ, हाँ भाई क्या तेरा बच्चा क्या कर रहा है? तो वो बताती है मेरा बच्चा ये है। क्या दिक्कत आ रही है? वो कहती है भैया ये दिक्कत आ रही है उसको कॉलेज में, उसका हो नहीं रहा। तो तुरंत उसके सॉर्ट आउट करता हूँ। फिर दूसरी बहन से पूछता हूँ तुम्हारा क्या है? भैया वो 12th में आ गया, किताबें अभी आई नहीं, नोट्स नहीं है, ये नहीं है, ले फटाफट। मतलब एक होता ना एक भाई वाला बिल्कुल हिसाब। और जब रक्षाबंधन होती है तो सारी बस्ती की बहन मेरे घर आती हैं, पूरा साड़ी वाड़ी पहन के, पूरा प्रॉपर तरीके से, कम 40-45 बहनें हैं, प्रॉपर राखी बांधती हैं और बिल्कुल भाई वाला प्यार। तो ऐसा मेरा एक रिश्ता है जी। तो सबसे ज्यादा तो इस बार बहनों का ही आशीर्वाद आपको मिला, युवाओं का ही आशीर्वाद मिला, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मिला, क्योंकि जितने भारी मतों से आपने इस बार विजय को हासिल किया। 2020 में भी आप करीब मतलब कहते हैं ना कि आपकी हार की जो चर्चा है वो मनीष सिसोदिया की जीत से भी ज्यादा थी। रवि नेगी जी कौन है कोई जानता नहीं था 2020 से पहले। आपके परिवार के लोग, आपके इलाके के लोग, शायद बहुत कम लोग होंगे जो रवि नेगी को जानते होंगे, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि शायद दिल्ली का बच्चा आपको जानता है। पहाड़ का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा, बल्कि गर्व से कहते हैं कि ये देखिए रवि नेगी जी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है राजधानी में। तो कभी सोचा था कि क्योंकि 5 साल में सरकारें बदलती हैं और 5 साल में आप इतना नाम कमा लेंगे, कभी सपने में भी सोचा ये? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था एक साधारण परिवार का व्यक्ति इतना नाम होगा। पर इसके पीछे भी एक कहानी है। हाँ। इसके पीछे ये कहानी है, माननीय अमित शाह जी जब देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2014 में, तो उनकी एक सोच थी कि ऐसे लोगों को राजनीति में आगे लाना जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है कुछ राजनीति से। उनको ढूंढ के लाना जो समाज की मुख्य धारा में है ही नहीं कहीं भी, बस वो सामाजिक काम करते हैं, ढूंढ के लाना है। तो उस टाइम 2014 से कई सारे नेताओं को अमित शाह जी निकाल के लाए। आपने देखा होगा 2014 में जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम जीत कर आए। 2014 में हमारी सरकार बनी। जब 19 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारी 300 सीटें आई अमित शाह जी के नेतृत्व में। और अमित शाह जी संगठन में इतना कुशल है कि उन्हें संगठन की बारीकी पता है। और विश्व की सबसे बड़ा जो दल बना वो अमित शाह जी के नेतृत्व में बना। सबसे ज्यादा
हमारे सदस्य बने वो अमित शाह जी के नेतृत्व में। तो अमित शाह जी 2020 के इलेक्शन में जब लोगों को लगता था कि सिसोदिया जी के आगे कोई बहुत बड़ा चेहरा आएगा, बहुत बड़ा चेहरा, तो लोग कल्पना करते थे। तो उस टाइम मेरे जैसे व्यक्ति को ढूंढ के, जिसका कोई राजनीति अस्तित्व नहीं, कोई इसका पारिवारिक राजनीति कुछ नहीं, ना उसके पिताजी ना कोई परिवार में था ही नहीं, दूर दूर तक कोसों कोसों तक राजनीति से कोई मतलब नहीं था परिवार का। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाना और मनीष सिसोदिया जी के आगे चुनाव लड़ाना। और जब मैं सिसोदिया के आगे लड़ रहा था तो मेरी मजाक उड़ाई, लोगों ने कहा अरे बली का बकरा लिया है अमित शाह जी। अब उन्हें नहीं पता कि अमित शाह जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां की उनकी सोच चालू होती है। तो जब लोगों ने मुझे कहा कि 50,000 से हारेगा, लाख से हारेगा, तो जब रिजल्ट आया लोगों ने सबने देखा कि भाई ये रवि नेगी कौन। रात को जब मैं जिस रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा गूगल में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला कोई व्यक्ति था, रवि नेगी था। लोग ढूंढ रहे थे ये है कौन, ये कहां से निकला। तो अब 12 राउंड तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिसके चेहरे में दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा था, जिस शिक्षा मॉडल को लेकर ये लोग पूरे दिल्ली में पूरे विश्व में हल्ला कर रखा था इन्होंने, वो व्यक्ति 18 मंत्रालय का मालिक था। और वो व्यक्ति वो चुनाव हारते हारते बचा और 4 बजे तक केजरीवाल साहब को जश्न मनाना नहीं पड़ा, जश्न मनाने में देरी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये खोज हम मेरी पार्टी की थी, बिल्कुल। और मेरे ऐसे लोगों को निकाला। मैं तो स्वयं साक्षी रही हूँ, क्योंकि मैं भी उस वक्त मयूर विहार फेज 1 में पड़पड़गंज में ही रहती थी। और क्योंकि अचानक से जो आपका नाम है वो कि उभरता हुआ चेहरा है रवि नेगी जी को पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उस टाइम तो तमाम सोशल मीडिया की बात करें या तमाम चैनल्स की बात करें तो आप, मैं कह रही हूँ ना कि आप टॉप पर थे। हार के बाद भी आप जीत गए थे, इसी तरह की चर्चाएं हर कोई कर रहा था। अभी जैसे आपने बात करी अमित शाह जी को लेकर, और अमित शाह जी वाकई राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। पहली बार कब उनसे मुलाकात हुई? मेरी 2020 से इच्छा थी उनसे मिलने की, पर मेरा सौभाग्य नहीं था। पर अभी हाल में मैं 25 वाला चुनाव जीतने के बाद उनसे मिलने गया। तो मैंने समय मांगा और समय मांगने के बाद मेरे पास एक दिन सुबह फोन आता है कि उस दिन कुदरती मेरा फोन साइलेंट था, तो मेरा फोन बेडरूम में पड़ा था, तो फोन उस पर लिख के आता कि होम मिनिस्टर। मेरी वाइफ की नजर एकदम पड़ती है फोन में, वो बड़ी भागती हुई एकदम उतावली होती है, उसको लगता है कि होम मिनिस्टर, वो आई भागते हुए कि होम मिनिस्टर साहब का फोन आया। मैंने उठाया तो उन्होंने बोला होम मिनिस्टर साहब बात करेंगे। तो मेरे पैर से होती है जैसे धरती निकल गई हो, क्योंकि इतना बड़ा आदमी। तो मैंने बोला जी, तो वहां से आवाज आई, हाँ जी रवि जी, नेगी जी बताइए। मेरा मिल रहा है सर आपसे। कह रहे ठीक है मैं आपको बुलाता हूँ। बड़ा ऐसा लगा कि कोई ऐसे अभिभावक बात कर रहा हूँ मेरे से। तो मैं अगले दिन ही मेरे को फोन आया कि आपसे होम मिनिस्टर साहब मिलेंगे। तो मैं चले गए मिलने शाम को। चलिए, तो देखिए सूचना भी आपको किसने दी? घर की होम मिनिस्टर ने बताया कि देश के होम मिनिस्टर का कॉल आ रखा है। बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में इस देश में जो कार्य किया है, विदेशों तक उनकी चर्चा है। उनकी कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं, अगर हम इन 10 सालों का आकलन करें, और आपने उनसे क्या कुछ सीखा? मैंने उनसे ये सीखा, एक तो मैं राजनीति में हर किसी को अपने आदर्श आइडियल होते हैं, मेरे आइडियल मेरे आदर्श मेरे प्रधानमंत्री जी है। मैंने उनसे सीखा कि संघर्ष से निकलकर किस तरह से राजनीति में आकर देश की सेवा करी जाती है। वो भी चाय के बारे में, टपरे के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उनका बचपन काल, चाय स्टेशन में चाय वो देते थे। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरा भी बचपन काल, एक टेलर मास्टर का बेटा था मैं भी धागे लाता था, गलियों में जाता था। तो मुझे कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जीवन से कुछ सीखना चाहिए। तो मैं सीखता हूँ, और हमेशा उनके जो निर्णय, उनके जो डिसीजन, जो बोल्ड डिसीजन देश की उन्नति के लिए, और जो आज हम टॉप 4 की जो अर्थव्यवस्था में जो आए हैं, उनके दृढ़ संकल्प से आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से सीखने की बहुत चीजें हैं। जब 2020 में मैं उनसे पहली बार मिला और उन्होंने मेरे कंधे में हाथ रखा, तो मेरे लिए वो बड़ा भावुक क्षण था कि देश का प्रधानमंत्री मेरे कंधे में हाथ रख के पूछा कि हाँ कैसे हो रवि। तो वो पल मैं भूलता नहीं हूँ, और वो मेरे को बार बार एक प्रेरणा रहती है। वो पल आप भूलते नहीं है, और एक पल ऐसा है जो पूरा देश नहीं भूलता है। हालांकि मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि वो तस्वीरें सभी ने मंच से देखी थी चुनाव के समय की, प्रधानमंत्री जी की और आपकी। बहरहाल, क्योंकि आप जिस बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उनकी कार्यशैली को लेकर, तो वाकई कहते हैं ना कि जब धीरे धीरे हमारी उम्र
बढ़ती रहती है तो हमें लगता है कि नहीं, अब हम थक चुके हैं, हमें जीवन में जितना कार्य करना था अब कर चुके हैं, बस अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के भीतर जो ऊर्जा है वो लगता है कि वो हमेशा कहते भी हैं कि ना मैं सोऊंगा ना मैं सोने दूंगा, और शायद यही वजह है कि वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो बाकी लोगों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और इसी वजह से लगातार तमाम विधायक हों, बीजेपी के तमाम सांसद हों, हमने उनको दिन रात कार्य करते हुए देखा है। एक समय था इससे पहले जब लोग सिर्फ चुनाव के समय हाथ जोड़ते हुए नजर आते थे कि हमें वोट देना, हम आपके सारे कार्य कराएंगे, और जैसे ही जनता ने वोट दी, वो विधायक बन गए या सांसद चुन गए, उसके बाद चादर ओढ़कर सो गए। अब जनता गई भाड़ में लेकिन आज का समय बदल गया है, अब 24 घंटे विधायक हों या सांसद वो उपलब्ध हैं। तो ये जो चीजें बदली हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? और आज के समय में तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता जो है अपने विधायक से, अपने सांसद से अपनी समस्याएं बता सकती है, अवगत करा सकती है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से प्रभावित आज पूरा देश प्रभावित है, इंस्पायर्ड है उनसे, उनसे सीखने के लिए मिलती है किस तरह से वो व्यक्ति आज तक उनका रिकॉर्ड है, जब से वो 24-25 साल का उनका राजनीतिक जीवन, मतलब जब से पद्मई है, 3 बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री, और इतने साल होने के बाद एक भी छुट्टी नहीं लेना, 24/7 काम करना। और अभी मेरे को याद है, अभी जो दिल्ली के जीते हुए विधायक थे उनको सबको अपने पास बुलाया उन्होंने, और 4 घंटे एक अनऑफिशियली एक बैठक हुई, और उन्होंने बताया, उन्होंने बड़े आराम से हमें टिप्स दी कि आप विधायक रहते हुए जनप्रतिनिधि आप कैसे काम करें, और ऐसी ऐसी बातें मिली, बताई जो हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि हमेशा जब फोन है आपका, अगर कोई भी आपको फोन करता है तो आपको 100% फोन उठाना चाहिए उस व्यक्ति का, 100% फोन उठाना चाहिए और कॉल बैक करना चाहिए। और जबकि राजनीतिक जीवन में विधायक लोग नहीं करते, विधायक बनने के बाद उन्होंने बोला करना चाहिए, वो आदमी अगर आपको फोन कर रहा है तो बात करना चाहिए। एक उन्होंने कहा लिखने की आदत रहनी चाहिए हमेशा, कि आप लिखें जो भी आप चीजें हैं दिन भर की, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं। उन्होंने बोला हाईटेक हो गया जमाना, सोशल मीडिया से हो गया, पर अपनी लिखने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि आज ये शाम को जब आप बैठे तो आपको याद रहे ये चीजें। तो बहुत सारी चीजें उनसे सीखने के लिए मिली कि कार्यालय में किस तरह से काम होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आप अपने कार्यालय में बैठे हैं और 200 लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अरे आप बहुत काम कर रहे हैं। मतलब वो काम नहीं होता, वो तो आ रहे हैं मिलने, वो काम वो होता है उन 200 लोगों के बीच में आप जाए, लोगों के घर में आप पूछे जी हाँ बताइए बहन जी कोई काम है, बताइए आपके घर में पेंशन लगानी है किसी की, कह रहा वो होता जन नेता। ऑफिस में जनता दरबार लगा दिया बैठ गए, उससे नहीं होता। तो ऐसी बातें उनसे मुझे सीखने के लिए मिली और बड़ा प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल, सिर्फ देखिए सांसद और विधायक ही नहीं बल्कि वो हर क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज के जो युवा हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो उनको भी बुलाते हैं, तमाम जो कारीगर हैं वो उनसे भी बैठकर उसी तरीके से बात करते हैं। शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा उनसे छूटा हो जहाँ के लोगों से उन्होंने बात नहीं करी हो। इतना ही नहीं, मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात वो सुनते हैं। तो क्या कभी आपके मन में भी इस तरह का कोई विचार आया कि जो आपके क्षेत्र के लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने कुछ अलग किया है उनको भी किसी प्लेटफॉर्म पर लाकर हम दिखाएं या उनका भी उत्साह बढ़ाएं, इस तरह की कुछ चीज़ें आपने शुरुआत की? मैंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करे, कई लोग एनजीओ के माध्यम से कई लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे गरीब परिवारों में, गरीब परिवार जो होता है उसके बच्चे बेटियों की शादी करना, उस बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें स्किल्स सिखाना, उन्हें कुछ ऐसा विकास की मुख्य धारा में लाना, इसके लिए बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है। उन एनजीओ को समय समय पर उन एनजीओ से मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या है, तो मेरे से बात करती है। ऐसी बहुत सारी एनजीओ मेरे क्षेत्र में काम कर रही है, जैसे मेरे डायरेक्ट जन संवाद होता है और उनको बीच बीच में मैं सम्मानित भी करता हूँ। ऐसे बहुत सारे काम हमारे यहाँ एनजीओ के माध्यम से होते हैं। जैसे जो बच्चे 12th पास करके आते हैं और उन बच्चों को आगे जाके क्या करना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने लॉ में पढ़ाई करनी है, तो उनको उसके एक प्लेटफॉर्म देते हैं
कि बताने के लिए कि भाई क्या क्या करना है। उसके लिए टीचर बुलाते हैं हम लोग और एक कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम के तहत उन बच्चों को बुलाया जाता है, उनकी हॉबीज पूछी जाती है, फिर उनको पूरा मोटिवेशन दिया जाता है। तो इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। वैसे तो अभी तक आप बहुत सारे जो कार्य हैं वो कर चुके हैं और अभी आपको बहुत सारे कार्य करने हैं, लेकिन अभी तक के कुछ ऐसे कार्य जिनको आप याद करते हैं तो आपको अभी भी एक गर्व अपने ऊपर महसूस होता है, आपको लगता है कि ये जो मैंने कार्य किया ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा कार्य अभी तक का है? देखो, मुझे आज भी याद है, मैं 2020 का जब मैं चुनाव हारा, तो मैं कोई संवैधानिक पद में नहीं था। तो मैं देखता था कि जो हमारे क्षेत्र के पारक थे, पचपड़गंज विधानसभा में डिप्टी सीएम थे सिसोदिया, और उनका क्षेत्र था। पर पार्कों की ऐसी हालत थी कि शाम के टाइम महिलाओं का पार्क में जा नहीं सकती थी, और पार्क जुए के और शराब के अड्डे बन चुके थे। स्कूलों के बाहर असामाजिक लोग खड़े हो जाते थे और बड़े अभद्र भाषा में बेटियों के साथ व्यवहार करते थे। मैं कोशिश तो करता था उस टाइम उनको ठीक करो, मैं भिड़ता भी था, पर एक संवैधानिक पद नहीं होने के बाद तो मेरे को काफी परेशानी आती थी। पर जैसे ही मैं 22 में काउंसलर बना, तो मैंने एक मॉडल सबके सामने पेश किया, बिलोन नगर वार्ड। मैंने लोगों को बताया कि निगम पार्षद रहते हुए भी ये काम कर सकते हैं। मैंने सारे पार्कों में शाम को जितने भी नशा लोग करते थे उनको तुरंत पुलिस की सहायता से उन्हें जेल में बंद कराया और पार्कों में एक बेहतर माहौल दिया। शाम के टाइम बहनें आए, वॉक करें, घूमें, कोई बैडमिंटन खेले, कोई खो खो खेले, और आपस में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं आपस में गपशप मारे, बात करें, कीर्तन करें, ऐसे बहुत सारे काम करें। तो एक फ्रीडम दी लोगों को लगा कि निगम पार्षद ऐसा भी होता है, रात को 10 बजे पार्कों में घूम रहा है, निगम पार्षद शराबियों को बंद कर सकता है। स्कूलों की छुट्टी के टाइम पे स्कूलों के आगे खड़ा होना, जो मन चले थे उनको जेल में भेजना, और कई काम मैंने ऐसे किए। तो मुझे उनमें गर्व महसूस होता है कि कम से कम वो जो मैंने काम चालू किया, उस काम की बदौलत आज पचपड़गंज और विनोद नगर में सारी बहनें बेखौफ निडर होकर पार्कों में शाम के टाइम जाती हैं, गलियों में निकलती हैं और हर जगह निकलती है, मार्केट में निकलती है। लोगों को डर नहीं है, लोगों को लगता है मेरा भाई आ जाएगा रवि, सबको ये लगता है भाई आ जाएगा, बच्चों को लगता है मामा आ जाएगा, लोग मुझे मामा भी बोलते हैं कि मामा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो एक डर का माहौल है जो गलत काम करते हैं उनमें, और बहनों में एक उत्साह है। तो ये 22 में जब मैं निगम पार्षद था मैंने ये किया, और जैसे ही मैं विधायक बना, और विधायक बनने के बाद मैंने चारों वार्डों में ये बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से जितने भी शराब के अड्डे थे, जो झुग्गियों में शराब बेचते थे, गांजे बेचते थे, चरस बेचते थे और सट्टा चलाते थे, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रखा था, बिल्कुल नई पीढ़ी खत्म, वो सारे मैंने अड्डे स्थानीय पुलिस के माध्यम से बंद कराए, और बिल्कुल उनको सख्त चेतावनी दे दी कि अगर कोई भी अड्डा चलेगा तो आप जरूर आपका हाल बुरा होगा। और मैंने बहुत सारी रात को खुद जाकर पुलिस को लेकर खुद जाके मैंने घरों में गया और दारू पकड़ी, दारू बंद कराई, चरस बंद कराई, मतलब पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का काम भी मैंने करा, और कई ऐसे काम करे। आज चारों तरफ लोगों को एक उत्साह का माहौल है, लोगों को लगता है कि भाई कोई तो है जो इस पचपड़गंज में परिवर्तन कर रहा है। तो मैं जब काउंसलर था, काउंसलर रहते हुए बहुत सारी बहनें मेरे पास आती थी, तो बहनें कहती थी कि नवरात्र के पावन पर्व चल रहे भैया, पर हम कहीं पनीर खरीदने जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि माँ दुर्गा पनीर भंडार, और जब हम पेमेंट करते हैं तो कोई असलम खान आता है। तो मैंने एक ड्राइव चलाई, और मैंने अपने पचपड़गंज और बिलोन नगर में जितने भी दुकानें थी उनके पास गया, मैंने भाई नाम चेंज कर दिया, मैंने स्कैन करा, स्कैन करके जब मैंने देखा गुप्ता जूस भंडार लिखा हुआ है और स्कैन कर रहा हूँ तो अब्दुल खान आ रहा है, तो मैंने कहा भैया अब्दुल खान लगाइए प्रोप्राइटरशिप, इसमें दिक्कत क्या है आपको? तो उन्होंने माला मेरा कहना, और करीबन 100 से ज्यादा दुकानों का मैं नाम चेंज करा दिया, और लोगों की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, लोग आराम से रहे। तो इसके लिए प्रतिनिधि को सोचना पड़ता है, जब आप विधायक और पार्षद बनते हैं तो आपको जनता के हित में फैसले लेने ही होते हैं, वो बोल्ड डिसीजन मैंने लिए। ठीक है, तो ये तमाम आपके ऐसे कार्य हैं जहां कहीं कहीं कुछ लोगों की तरफ से आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं वैसे ही नेगी जी दिल्ली में अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे कार्य आप करवा चुके हैं, बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य आपकी लिस्ट में होंगे जो मुझे अपने क्षेत्र के लिए करवाने हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जिन पर आप विचार कर रहे हैं? बहुत सारे काम हमने किए हैं। मैं अभी आपको याद दिलाऊं, मैं जब मैं विधायक बन के आया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए
काम का। एक एक 5 एकड़ की जमीन थी, पार्क था दिल्ली सरकार का, दिल्ली डीडीए का। उसमें कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति ने 25 साल से कब्जा कर रखा था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि हमारी बेटियों के लिए पार्क था खेलने के लिए, पर ये अब्दुल नाम के व्यक्ति ने 5 एकड़ लैंड में कब्जा कर रखा और कम से कम 15-20 कबाड़ी की दुकानें थी उसमें, पूरा साम्राज्य था उसका। तो विधायक बनने के बाद गया, मैंने कहा भाई खाली कर दो। तो 3 दिन का मैंने टाइम दिया, तो 3 दिन के बाद उसने खाली नहीं करा। उसने कहा कि बहुत विधायक देखे हैं जो आते हैं जाते हैं। उसने चैलेंज किया, तो मैंने तत्काल कार्रवाई में एलजी साहब को पत्र लिखा और डीजे को पत्र लिखा, और 1.5 महीने बाद मैं 10-15 बुलडोजर लेकर वहां गया और मैंने वो 25 साल पुराना कब्जा खाली कराया और लोगों को वो पार्क समर्पित कर दिया। और लोग बड़े खुश हुए, लोगों को लगा कि कोई आया, कुछ हमारी सुन रहा है जो। और बहुत सारे काम ऐसे जो मेरी पाइपलाइन में है। 12-15 साल कांग्रेस इसकी सरकार रही, आम आदमी पार्टी की, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे। दिल्ली में जब चुनाव होता था आज से 10 साल 15 साल पहले, तो दिल्ली वासी कहते थे एक कम्युनिटी सेंटर बना दीजिए, कोई मल्टी लेवल पार्किंग बना दीजिए, कोई औद्योगिक फैक्ट्री खोल दीजिए, कोई युवाओं के लिए खोल दीजिए। पर मैंने देखा 2025 का चुनाव सिर्फ पानी और सीवर का चुनाव था। लोग कहते थे मेरे घर में साफ पानी दे दीजिए, मेरे घर में आप सीवर साफ कर दीजिए। मतलब इतनी बुरी स्थिति दिल्ली की कर दी थी पुरानी लोगों ने, लोग पानी और सीवर में आ गए। तो मैं जीत कर आया, तो पहले मेरी ये थी प्राथमिकता कि मैं पानी साफ दूं और सीवर ठीक करूं। तो शुरू के 3 महीने मैंने जी तोड़ मेहनत करी। मैं गलियों में गया, कुचों में गया, जहां जहां पानी गंदा आता था उनको आइडेंटिफाई करा, और आनंद फानंद में जो मेरे से हो सका शुरुआती में मैंने करा। और इस बात का मुझे सुकून है और मुझे अच्छा भी लगता है कि कम से कम मैं 50% जो समस्याएं थी उनमें काबू में ले आया हूं। और आने वाले समय में एक ड्रेनेज की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जल भराव की बड़ी समस्या है, जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है दिल्ली में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार इस पर काम भी कर रही है और भी करेगी, क्योंकि जो सीवर डले हुए आज से 25 साल 35 साल पहले जब एक परिवार रहता था, आज उसी बिल्डिंग में 10 परिवार रह रहे हैं, और ड्रेनेज वही सीवर है, उसी से निकासी होती है। तो आने वाले समय में इनको बदलना पड़ेगा, और जहां जहां ब्लॉकेज है उसको ड्रोन के माध्यम से, वो जो ड्रोन डालना चाहिए, ड्रोन के माध्यम से उसको देखना चाहिए कि कहाँ ब्लॉकेज है, उतना पाइप बदल के उसको काम करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हाईटेक तरीके से सोचने की जरूरत है, और वो काम परवेज जी, रेखा जी कर रही हैं। मुझे संतुष्टि है इस बात की कि पूरी फ्रीडम है विधायक को काम करने की। तो क्षेत्र में साफ पानी मिले, सीवरेज की समस्या दूर हो, बढ़िया मल्टीनेशनल एक पार्किंग बने, एक कम्युनिटी सेंटर बने जहां बेटियां। मुझे बड़ा शर्म महसूस होती है कि डिप्टी सीएम 18 मंत्रालय होने के बावजूद भी उस विधानसभा में एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है, किसी बेटी की शादी हो, मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, कहीं भी कोई पुस्तकालय नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ सकें। महिलाओं के लिए कोई, बुजुर्ग महिलाओं के लिए कोई कीर्तन करने के लिए कोई स्थान नहीं है जहाँ पे वो आराम से बैठ के कीर्तन कर सके। तो पर मुझे इस बात की संतुष्टि है कि निगम पार्षद रहते हुए मैंने हर पार्कों में महिलाओं के लिए कीर्तन करने के लिए एक सेट बनाया, जो सेट होता 3 सेट होता है पूरा बढ़िया, उसमें उनके लिए बेंचें लगाई, आराम से बैठे, बरसात हो रही है तो उसमें बैठे, कीर्तन करें, मनोरंजन करें, अपना खेलें। सीनियर सिटीजन के लिए बनाए, हर पार्क में एक मैंने ऐसा बारिश से बचने के लिए एक सेट बनाया। आज वो वहाँ पे सारी बुजुर्ग बैठती है, शाम के टाइम राम राम का जाप करती है। तो ये काम मैंने किए, पर इन कामों को और कर रहे हैं, एक अच्छी बेहतर सुविधाएं देनी है। पटपड़गंज को एक आदर्श विधानसभा बनानी है जहाँ पे ड्रेनेज बिल्कुल क्लियर हो, जहाँ वाटर लॉगिंग ना हो, बिल्कुल भी बरसात में पानी बिल्कुल फ्लो से निकले, और एक खुशहाल हो। तो इस तरह की विधानसभा को बनाना है। चलिए, ये तो मतलब एक कह सकते हैं कि एक अलग ही आपका आइडिया रहा कि महिलाएं, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं हैं तो घर में अकेले क्या करेंगी, कम से कम उनके संग की जो महिलाएं हैं वो घर से निकलें, भजन कीर्तन करें, एक साथ रहें। तो उसके लिए भी आपने कार्य किया, और ये तो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले शिक्षा आती है कि बच्चों को शिक्षा मिले और सब सुखी रहें। सुखी कैसे रहेंगे? अगर उनको कोई बीमारी नहीं होती, अगर वो स्वस्थ रहते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये
दो चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो शिक्षा के लिए वैसे तो आपने काफ़ी कुछ किया है और आप अपने खर्चे पर, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र की तमाम, चाहे बालक हों, बालिकाएं हों, वो सब शिक्षित हो सकें और सबको स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? लेकिन पार्षद रहते हुए काफ़ी हेल्थ चेकअप लगाई हमने। हेल्थ चेकअप के कैंप लगाते थे जगह जगह, बस्तियों में जाकर कैंप लगाते थे। लोगों को लोगों को जागरूक करते थे किस तरह से उनके पूरी जीवन उनकी जो लाइफ है उसको कैसे ठीक रखें, कैसे वो बैलेंस बना कर रखें। क्योंकि मजदूर लोग ज़्यादा होते हैं बस्तियों में, वो जब मेहनत करते हैं तो उन्हें कई बीमारियां भी होती जो उनको पता नहीं होती। उसके लिए कैंप लगा कर उनका अवेयर करना, अवेयरनेस लाना, उनको दवाइयाँ मुहैया कराना, आई कैंप लगाना, और महिलाओं को जो सैनिटरी पैड देना, और जो लोगों को मासिक धर्म में जो बीमारियां होती है उनको बताना है। अच्छी गायनी डॉक्टर को लेकर जाना चुग्गियों में और वहां बताना कि उनको मासिक धर्म में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ऐसी सोच जो लोग सोचते नहीं थे, उन सोच में हमने काम किया। लोग शर्माते थे कि आप सैनिटरी पैड का बस्ती में बांटेंगे, आप ऐसा करेंगे। मैंने बोला ये मेरी बहनें हैं, अगर ये मेरी मातृ शक्ति अगर स्वस्थ होंगी तो पूरा मोहल्ला स्वस्थ होगा। तो इसके लिए मुझे किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी, शर्म संकोच छोड़ना पड़ेगा और उनके जीवन में खुशहाली लानी पड़ेगी, उन्हें ठीक करना पड़ेगा। ये मैंने करा, काफ़ी बस्तियों में करा, कॉलोनियों में मैंने कैंप लगाए, आई कैंप लगाए। और जो स्तन कैंसर के बारे में जो मेरे यहाँ एक धर्मशिला हॉस्पिटल है, वहां से मैंने कैंप लगवाए, कई कैंप लगवाए, उनको जागरूक किया कि स्तन कैंसर किस तरह से होता है, लोगों को पता नहीं चलता कई बार। तो ऐसे बहुत सारे मैं काम किया। और दूसरा, स्कूलों में जब मैं विधायक बना तो मैंने स्कूलों में एक वो देखा, जब मैं स्कूल में गया तो मैंने देखा कि फिजिक्स का जो टीचर है वो 4 स्कूलों में पढ़ा रहा है। मतलब पहले सुबह इस स्कूल में जाएगा, दिन में दूसरे स्कूल में जाएगा, फिर उसके बाद 4 स्कूल में एक टीचर। मैंने बोला कि ये फिजिक्स का टीचर 4 स्कूल में पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ये क्या तरीका है। तो टीचरों की कमी पूरी कराई और प्रॉपर टीचर आए, प्रॉपर पढ़ाई हो, और जो दूसरे कामों में टीचरों को लगाया। पिछली सरकारों का मानना था कि टीचरों को दूसरे कामों में लगा दिया। टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना, पर ये क्या करते थे, उनसे कलर के गल काम कराना। जैसे कोई कार्यक्रम है तो टीचर लोग चाय बांट रहे, टीचर लोग और काम कर रहे। तो मैंने सारे प्रिंसिपलों को बुलाया और सख्त इंस्ट्रक्शन दिए। मैंने कहा भाई कोई भी टीचर की जो मर्यादा है, जो टीचर की जो टीचर को गर्व करना चाहिए कि मैं टीचर हूँ, वो कितनी पीजीटी कितनी पढ़ाई करके टीचर बनता है, आप उसको प्योर का काम करा ली। तो मैंने ये नहीं चलेगा, आप उसको पढ़ाई कराएंगे, पढ़ाई का काम कराएंगे। तो ये बदलाव लाए। बच्चों को रोज मॉर्निंग में प्रार्थना के समय क्या क्या बच्चों को बताना चाहिए, और एक सेल्फ डिफेंस का एक कार्यक्रम चलाया जिसमें बेटियों को बताया कि आपको अपनी रक्षा कैसी करनी है। स्कूल के बाहर जब आप निकलते हैं आपको बैड एलिमेंट मिलते हैं, उनसे कैसे रक्षा करनी है, इसका एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया। उसमें एक जूडो कराटे स्पेशलिस्ट एक दिल्ली पुलिस के रिटायर है राकेश जी, उनको हायर किया और पूरे पटपड़गंज विधानसभा में ये कार्यक्रम चालू कर दिया। और स्कूलों के अंदर जो स्विमिंग पूल थे जो पिछली सरकारों के टाइम पे बंद पड़े थे, उनको आशीष सूद जी का दौरा कराया, वो स्विमिंग पूल चालू करवाए, वहां के बच्चों को बोला, बच्चों को पार्टिसिपेट कराया। और वहां जो फर्श के पक्के फर्श बन गए थे, खेलने बच्चों का खेल नहीं पाते थे बच्चे पक्के फर्श में, तो ऑर्डर दिया टीचरों को कि भाई यहाँ कच्चे फर्श बनाओ, कच्चा मतलब मिट्टी वाले। तो 2-3 स्कूलों में मिट्टी वाले फर्श तोड़ के मिट्टी डाली गई। तो ऐसे काम अपनी सोच लगाई कि किस तरह से बच्चों को एक तो खेल में भी बढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाई भी करानी है। और सोशल मीडिया के बारे में बताना कि सोशल मीडिया एक तरह से आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है। तो ये चीजें काफी हमने स्कूलों में कराई, कई कैंप लगवाए स्कूलों में, लोगों को बताया, बेटियों को बताया बैड टच क्या होता है, वैसा टच क्या होता है, कैसे आप घर में रहती हैं, परिवार में रहती हैं, कोई आपको इस तरह से छूता है, ये होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो आप सोच नहीं सकती, हमने इस चीजों के बारे में
बच्चों को बताया। जी, आपने बहुत सारी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने महिलाओं के लिए जैसे कि बताया कि सैनिटरी पैड बंटवाने का कार्य किया, बच्चियों के लिए उनको आत्मरक्षा के गुर आपने सिखाए। लेकिन ये तो स्कूल के भीतर बच्चों को सिखाए गए। क्या अभी भी कोई ऐसी चीज़ें आपके विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं जहाँ पर जो बेटियाँ नौकरी करने के लिए जाती हैं या फिर जो महिलाएं घर में ही रहती हैं लेकिन वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ सीखना चाहती है कि कैसे वो अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो अपना बचाव स्वयं कर सके, तो उसके लिए भी क्या अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम इस उसके तरह का? लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो समितियां हैं जिसमें जिसमें बहनें उसका प्रतिनिधित्व करती है, जैसे आरएसएस होती है ऐसी सेवा समिति है राष्ट्रीय, तो उसके माध्यम से मेरे यहाँ पे शाखा लगती है। हर शुक्रवार को शाखा लगाते हैं और वो उसमें जो नए बच्चे हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं कि आत्मरक्षा कैसे करती हैं। उनको एक तो संस्कार भी आते हैं संघ में जाकर, एक देशभक्ति भी आती है और संस्कार भी आते हैं। और वो मेरे कारण से स्टार्ट हुआ था। 2017 में बहनों ने शाखा लगाई थी और जो घरेलू बहनें थी जो अपना काम करके 12 बजे करीब आती थी, उसमें मेरी हेल्प मेरी वाइफ ने करी। सबसे पहले उसने शुरुआत करी, फिर मेरे 2-4 दोस्त थे जो संघ में थे, उनकी धर्मपत्नियों ने हेल्प करी, तो एक संघ का काम खड़ा किया और उस संघ के काम से उन बहनों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी, उनको बताया भी कि कैसे संघ कैसा देशभक्ति का काम करता है, हमें संघ से जुड़ना चाहिए, देश प्रेम का भाव लाना चाहिए। तो ऐसे एक संस्कार भी डेवलप किए और आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि संघ के कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो विजयदशमी का कार्यक्रम होता है, बहनें पार्टिसिपेट करती है, चाहे कोई भी कार्यक्रम होता है, बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और हर घर से एक व्यक्ति संघ में जरूर है। मेरे यहाँ पे बहनें भी है जी, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे इन कामों को करते हुए। चलिए, ये तो महिलाओं के लिए बात हो गई, बच्चियों के लिए बात हो गई जो जिनके लिए आपने इतने सारे कार्य किए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली के भीतर सबसे ज़्यादा सर्दियों के समय में एक परेशानी आती है और वो है प्रदूषण की समस्या। तो अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी तो ये समस्या बढ़ती जाती है। तो अब आप क्योंकि सरकार में हैं, बीजेपी की सरकार है, तो क्या कुछ सोचा है इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए? अभी हमारी सरकार पहले दिन से जब आई, जिस दिन शपथ लेनी थी, सरकार ने सीएम बननी थी और उससे पहले यमुना जी की सफाई का काम हमने चालू कर दिया। माँ यमुना, माँ गंगा, इनको हम माँ मानते हैं, मतलब हमारी माँ का रूप है। और ये दिल्ली के साथ एक तरह से कहेंगे खिलवाड़ था कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जो यमुना के नाम पे हर बार सत्ता में तो आए, पर जब सत्ता में आने के बाद माँ यमुना को भूल गए। हर बार उन्होंने कहा कि इस बार जिता दो, हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, इस बार जिता दो, यमुना में डुबकी लगाएंगे। और कहीं ना कहीं यमुना के नाम से वोट लिया और यमुना जी को भूल गए और यमुना जी को एक गंदे नाले में तब्दील कर दिया। और हमने, जब हमारी सरकार आई, जितने भी जो नाले, जो फैक्ट्रियों के नाले, बड़े बड़े नाले जो यमुना जी में आते थे, वाटर ट्रीटमेंट किया प्लांट करके, हमने वो सब बंद कराए। यमुना जी को साफ करने के लिए हाईटेक चीजें करी, बहुत युद्ध स्तर में काम किया। यमुना आरती हमने चालू करी। और अभी एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय मोदी जी का सपना है कि इस धरा में, इस देश में पेड़ और पर्यावरण को, हम शुरू से हमारे ऋषि मुनि हमारे पर्यावरण को मानते थे और उसकी रक्षा के लिए कदम भी उठाते थे। तो आज जितना आदमी आधुनिक हो रहा है उतना वो पेड़ काट रहा है। तो इसको रोकने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला, एक पेड़ माँ के नाम। इसकी मुहिम को 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री ने चालू किया। पर देश में, दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने इसको नहीं लगाया। उसको लगता था कि मोदी जी की वाह हो जाएगी दिल्ली में। जैसी रेखा जी की सरकार आई, हमने वन महोत्सव के तहत 70 लाख पेड़ लगाने का हमने पूरा टारगेट लिया कि हर घर के आगे पेड़ लगाएंगे। पेड़ से ऑक्सीजन तो मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। और दिल्ली में जो 15 साल पुराने व्हीकल है, जो पेट्रोल का, जो डीजल का 10 साल पुराना व्हीकल है, उस पर हमने सख्त कदम उठाए कि उसको बंद करना चाहिए। जबकि दिल्ली में वो पहले लागू करना चाहिए था, पर अपनी वोट बैंक की राजनीति के तहत पुराने लोगों ने नहीं करा। पर हमने उसको सख्त आदेश करके 60 लाख गाड़ियां दिल्ली की सड़कों में, मुझे लग रहा है आने वाले 1 महीने के अंदर 60 लाख दिल्ली में सड़कों में बंद हो जाएगी चलना। और उससे कहीं ना कहीं जो गैस चैम्बर में दिल्ली थी, जो एक बच्चा पैदा होता था वो 600 एक्यू लेता था, AQI,
600 चलता था, 700 लेता था। आप सोचो गैस चैम्बर में तब्दील थी। उसके लिए ऐतिहासिक काम हम कर रहे हैं। चलिए वो तो अब नवंबर में जब मैं आपका पॉडकास्ट करूंगी तब पूछूंगी, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। जी। लेकिन चलते चलते एक दो मेरे प्रश्न आपसे और हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जब हमें कुछ मिल जाता है तो हमें लगता है कि थोड़ा कुछ और मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होती है, ईश्वर उसको साइकिल दे देते हैं तो उसको लगता है कि एक बाइक हो जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता। फिर उसको ईश्वर की कृपा से, उसकी मेहनत से, स्वयं की मेहनत से भी वो बाइक खरीद लेता है। फिर उसको लगता है कि आजकल तो सब गाड़ी में चलते हैं, तो काश हमारे पास एक गाड़ी हो जाती। फिर उसको गाड़ी भी मिल जाती है। तो ठीक उसी तरीके से राजनीति क्षेत्र में भी यही होता है। एक कार्यकर्ता पहले कार्यकर्ता होता है, फिर वो पार्षद बन जाता है, विधायक भी बन जाता है, उसके आगे सोचता है कि अब ये और बन जाऊं। तो रवि नेगी जी ने अपने लिए क्या सोचा है? देखो, मेरे लिए विधायक बनना एक सपने से बड़ा नहीं है। एक गरीब परिवार का आदमी विधायक बनता है, और मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरे लिए मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे ऐसे साधारण परिवार के व्यक्ति को विधायक बनाना मेरे लिए यही बहुत है। और पार्टी का जो आदेश मेरे पर रहेगा आगे, वो सर माथे पर रहेगा। और मुझे लगता है कि मैं विधायक रहते हुए जनता के खूब काम कर पा रहा हूँ। लेकिन जनता तो और कुछ ही चाहती है कि रवि नेगी जी ये जो राजनीति का सूरज है उसके रवि हैं तो और चमके। वो जनता का मानना है, जनता सोचती है, जनता जो सोचती है वो जनता को सोचना भी चाहिए। पर मुझे लगता है कि मेरे संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, जो पद दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा पद है। और मैं विधायक रहते हुए मैं खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि विधायक रहते हुए मैं देश की दिल्ली की सेवा करूँ। सर, आप देवभूमि से हैं जहाँ अनेक मंदिर हैं, लेकिन आपके विधायक बनते ही सबसे पहले आपके क्षेत्र के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया। मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 मंदिर थे। तो किस तरीके से आपने उस परिस्थिति को, उस समय को और उन चीज़ों को मैनेज किया? मुझे याद है, मैं 4 या 5 ही दिन हमारी सरकार को हो रहे थे, और मुझे एमएलए बने भी 4-5 दिन हो रहे थे। तो अचानक देर रात को मुझे फोन आता है, देर रात, कि 3 मंदिर हैं, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर और कालीबाड़ी मंदिर। ये तीनों अलग अलग, एक कश्मीरियों का था, एक उत्तराखंडियों का और एक बंगाली लोगों का। बोला कि इसको तोड़ने पूरे बुलडोजर आ गए हैं और पुलिस भी आ चुकी है। तो देर रात मैं तुरंत वहाँ से निकला घर से अपने। 3 बजे का टाइम लगभग हो रहा था। तो मेरे जाते ही डीसीपी खड़े थे, मैंने जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भाई ये कोर्ट के आदेश है, हमें तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तुरंत उसके बाद पता किया, तो मुझे पता चला पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार, एक कोई कमेटी थी, उस कमेटी के तहत कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश कोर्ट को दे गई थी कि कोर्ट उसमें कार्रवाई करे। तो वो 3 मंदिर के लिए भी कर गई थी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि केजरीवाल जी की सरकार ऐसा भी काम कर सकती है। जो मंदिर सन 72 के बने हुए, 72 के, उनको तोड़ने का काम, मतलब 50 साल मंदिर बने हुए हो गए। तो उसके बाद मैंने दिल्ली के सीएम को मैंने फ़ोन किया, और आप यकीन करेंगे 3री बेल में उन्होंने फ़ोन उठाया। बोला, हाँ रवि बताओ। मैं दीदी ऐसे ऐसे मेरे यहाँ 3 मंदिर हैं और 5000 पुलिस खड़ी है और 20 बुलडोजर खड़े, और ये मंदिर ध्वस्त करने का ऑर्डर है, और ये बिल्कुल समाप्त कर देंगे मंदिर को। और दीदी क्या करना है मेरे को बताओ तुरंत। उन्होंने कहा तू अभी रुक, 5 मिनट रुक, मैं तेरे को कॉल बैक करती हूँ। तो उन्होंने एलजी साहब से बात करी। तो एलजी साहब को उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे तुरंत ऑर्डर निकालिए इसके कैंसिल के, क्योंकि वो ऑर्डर हुए थे तो उसके लिए कैंसिल ऑर्डर निकालना जरूरी था। कार्रवाई थी, प्रशासनिक कार्रवाई थी। तो एलजी साहब को बोला, तो मुझे याद है 4 बजे एलजी साहब को बोला, और 6 बजे तक, 6:30 बजे तक हम लोग बात करते रहे। मैंने 3 बार सीएम को फ़ोन करा, और तब तक मैं पुलिस को रोकते रहा, रुको। बुलडोजर कई बार आगे बढ़ रहे थे, मैं फिर बुलडोजर के आगे खड़े हो जा रहा था। जनता खड़ी हो जा रही थी, महिलाएं थी, बच्चे थे, कीर्तन चल रहे थे, भजन चल रहे थे, सब भगवान का नाम ले रहे थे। तो मैं फिर 6 बजे जब लास्ट में फ़ोन आया सीएम का कि रवि ऑर्डर हो गए कैंसिल के, भाई अब तो मंदिर बच गए थे। तब राहत की बड़ी राहत मिली, और लोगों में बड़ा उत्साह था। लोगों ने कहा कि भाई ऐसा विधायक पहली बार देखा जो रात के 3 बजे से जिद्दोजहद कर रहा और 6 बजे तक और डटे रहा और मंदिर को तोड़ने नहीं दिया। और तीनों मंदिर अनिश्चित काल के लिए
रोक लगा दी तोड़ने की। बिल्कुल। और तभी से लोगों का जो प्रेम है और आपके ऊपर जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो बढ़ता ही लगातार जा रहा है। और मैं आपका सोशल मीडिया देख रही थी, जहाँ पर तमाम कमेंट भी मैंने देखे। ठीक है, आप पड़पड़गंज विधानसभा के विधायक हैं, वहाँ की जनता कमेंट करती है, आपको स्नेह लुटाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार आपको देती है, समझ में आता है। आप उत्तराखंड के निवासी हैं मूल रूप से, वहाँ की जनता भी आपको प्रेम करती है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, हिमाचल के लोग सोशल मीडिया पर प्रेम लुटा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? पूरे देश में मेरे को प्रेम लुटाते हैं लोग। हाँ। इसके पीछे कारण यह है कि मैं हिंदू सनातन धर्म के लिए खूब काम करता हूँ। मुझे अपने अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म के लोगों की रक्षा करना, मुझे लगता है कि काम उसमें काम करना चाहिए। जब पॉलिटिकल लोग जब राजनीति में आ जाते हैं तो अपनी रूट्स को भूल जाते हैं। रूट्स मतलब जिस चीज से वो निकले हैं उस चीज को भूल जाते हैं। पर मैं अपनी रूट्स याद रखता हूँ और मुझे पता है कि मेरे लिए पहले मेरा धर्म है, तो इसलिए मैं हर जगह धर्म की बात करता हूँ। लोगों को पसंद आता है। लोगों को लगता है कि मंदिर तोड़ने से बचाते हैं। लोगों को लगता है कहीं कोई गलत नाम से, अगर हमारे भगवानों के नाम से कोई दुकान खोलता है गलत, उसके नाम चेंज करते हैं। इनको लगता है कि कोई एंक्रोचमेंट कर रहा है, कुछ मुस्लिम लोग हमारी हिंदू आबादी में बैठ के एंक्रोचमेंट कर रहा है, उसको खाली कराते हैं। ईद के समय में जब बकरा ईद होती है, जो हिंदुओं की आबादी में जो पहले की सरकारों के टाइम पे खुलेआम बकरे की कुर्बानी होती थी, उसको मैंने रोक लगाई, बिल्कुल सख्त आदेश दिया निगम पार्षद रहते हुए। मैंने अगर खुले में कुर्बानी होगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जब इस बार विधायक बना तो मैंने सारे पटपड़गंज के सभी मौलानाओं को बुलाया, पुलिस को बुलाया। मैंने कहा भाई मेरे एरिया में बूचड़ खाना है गाजीपुर में, आप बूचड़ खाने में जाइए, कुर्बानी दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना पर्व मनाना चाहिए। पर अगर खुले में कोई भी कुर्बानी देगा अगर हिंदू आबादी में, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो लोगों में क्रेज बढ़ता है, लोगों को लगता है कि कोई तो है जो हिंदू हित की बात कर रहा है देश में। अगर हम हिंदू हित की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि ये बांटने की बात कर रहे हैं, धर्म ये बांटते हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पर ओवैसी साहब सब हैदराबाद से कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम देख लेंगे हिंदुओं को, तब कोई कुछ नहीं बोलता। जो ओवैसी साहब मोदी जी को गाली देते हैं, अमित शाह जी को गाली देते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। अगर रवि नेगी अपने हिंदुओं की बात करता है तो लोगों को लगता है कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करता है। तो मुझे लगता है कि अपने धर्म को बात करना, अपने धर्म के लोगों के लिए काम करना, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है भाई। सबका साथ सबका विश्वास लेकर सरकारें चल रही है। कोई योजना अगर देश में आती है तो सबको विकास होता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलते हैं तो सबको मिलते हैं, ऐसे तो नहीं हिंदुओं को मिल रहे, मुस्लिमों को मिलते हैं। पर उसमें लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जवाबदेही मेरे धर्म के प्रति है, नहीं कि दूसरे धर्म के लिए। जी। बहुत सारे सवाल हमने आपसे किए और एक और सवाल आपसे, जो कि मुझे आपके क्षेत्र की जनता ने ही बताया है कि जब कोई विधायक बन जाता है तो अक्सर लोग गाड़ी से आते हुए नज़र आते हैं, दूर से ही पता चल जाता है कि विधायक साहब की गाड़ी आ रही है। लेकिन हमारे विधायक साहब दिन भर, दोपहर में, शाम में जो हमारी यहाँ की जनता है उसका दुख दर्द जानने के लिए, समझने के लिए पैदल चलते हैं। और हर दिन सुनने में आया है आप करीब 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करते हैं, क्या ये सत्य है? मेरा डेली का, मैं 2020 में जब चुनाव हारा जी, तब से मेरा एक नियम था कि घर से सुबह 7 बजे घर छोड़ देना। हाँ। 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, योगा करके जो भी अपना व्यायाम करके मैं 7 साढ़े 7 बजे निकल जाता हूँ घर से। और उसके बाद रात के 12 साढ़े 12 1 बजे में मैं घर में एंट्री करता हूँ। कभी दिन में आ गया लंच के लिए तो आ गया, नहीं तो नहीं। और लगातार पैदल चलता हूँ। और लोग बाग जो स्कूटी से चलते थे, साइकिल से चलते, वो लोग कहते हैं कि गलियों में तो स्कूटी भी चल सकती है, आप पैदल क्यों चलते हैं? पर मुझे लगता है पैदल चल के मैं लोगों के हाल समाचार लेता हूँ, 1 to 1 लोगों से मिलता हूँ और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी मोहल्ले में गया, फलाने हाँ जी बलूनी जी नमस्कार, दूसरे मोहल्ले में गया, हाँ जी सैनी साहब नमस्कार, लोगों को लगता है कि नाम से बोल रहा है, नाम से मिल रहा है। तो वो मेरा दिनचर्या का हिस्सा था। वो लगातार 2020 से आज 2025 है, वो मैंने मेंटेन करके रखा। मैं 18,000, 19,000, 17,000, 16,000 स्टेप डेली चलता हूँ। स्मार्ट वॉच में मैंने कई बार देखा तो मुझे बड़ा ताजुब होता है। और मुझे लग रहा है उसकी वजह से मेरी फिटनेस भी फिट रहती है, बीमारियों से दूर रहता हूँ। और आज अभी उम्र के हिसाब से कोई ऐसी बीमारी नहीं है। और इसका मेन कारण ये है कि लोगों के बीच में रहना, लोगों के लिए काम करना और लोगों की दुआएं लेना। जब किसी
बहन के खाते में जब किसी विधवा बहन की बेटी की शादी होती है और उसके खाते में दिल्ली सरकार के 30,000 रुपये मैं डालता हूँ, तो उस बहन जब वो मेरे को आती है दोनों हाथ से आशीर्वाद देती है। तो गांव से कोई बच्चा आया, उसका स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, और मैं जब सरकारी स्कूल में जाके खुद चल के प्रिंसिपल को बोलता हूँ दाखिला कर इसका, तो जब उसका दाखिला होता है तो उसकी उत्साह बढ़ता है। कोई बेटी रोजगार करना चाहती है, सिलाई करना चाहती है, जब मैं सिलाई की मशीन उसके घर जाकर उसको देख के आता हूँ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये आशीर्वाद, ये दुआएं मुझे लगती है, और यही कारण है कि मैं और तेजी से काम करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, यहीं से मुझे ऊर्जा मिलती है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। आप पैदल चलते हैं तो कम से कम लोगों से आप मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, आप स्वस्थ हैं और पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है। दिल्ली की जनता को और उत्तराखंड से आप हैं, उत्तराखंड की जनता को, दोनों को ही, मैं तो कहूँगी पूरे देश की जनता को, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, हमारा लोकतांत्रिक देश है, बहुत सारी भाषाओं का देश है। हम सब मिलकर राष्ट्र के निर्माण के लिए बात करें और देश को मजबूत करें, और देश के अंदर हमेशा पर पहले देश फिर मैं, ये भाव जरूर होना चाहिए, और देश से प्यार करना चाहिए। हम जब भी देश में कोई ऐसी आपदा आए, कोई आतंकवादी अटैक हो, तो उस टाइम हमको सबको एक प्लेटफॉर्म में होकर देश का साथ देना चाहिए। तो मुझे लगता है यही संदेश देशवासियों को मैं दूंगा कि एकजुटता होकर देश को मजबूत करना है। 2047 में जो विकसित भारत का सपना हम लेकर चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, उस सपने को पूरा करना है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, और इस पॉडकास्ट में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।